हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर 13 बसेरा ऊंचाई पर। और ये स्पेशली जो आ रहा है 6th क्लास में, उसके लिए हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। चैप्टर 6th क्लास के सेकेंड टर्म में आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बसेरा ऊंचाई पर। बसेरा मतलब जैसे कि लोग बस जाते हैं, गांव है, घर है, जो भी इनके हो जाते हैं। यहाँ एक कहानी एक यात्री की है, कहानी है एक यात्री की जो ट्रैवल करता है, मतलब घूमने का काम करता है, तो पहाड़ों तक जाता है। उस यात्री का नाम गौरव है। और शुरू करते हैं। अब वह यात्री है जो अपनी सारी कहानी इसमें बता रहा है। मैं हूँ गौरव जानी। जो यात्री है वो कह रहा है कि वो गौरव जानी उसका नाम है, और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी। और ये गौरव है और ये इनकी लोनर है, ठीक, जो मतलब इनके साथ रहती है गाड़ी जिसके सारे ये चलते हैं, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला, ठीक। तो इसको याद रखना कि इंग्लिश में लोनर को क्या कहते हैं, अकेला रहने वाला जो होता है। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। अब वो अकेली तो है नहीं, और अकेली होगी तो चलेगी कैसे, ठीक है ना। तो और चलाने वाले जो है वो उसके साथ ही रहते हैं, जिसका नाम है गौरव जानी। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़ शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्ते पर मोटरसाइकिल की यात्रा। अब ये बता रहे हैं कि मतलब दुनिया की जो सबसे ऊंचे रास्ते पहाड़ी रास्तों पे, उसकी कहानी ये बताएंगे। मोटरसाइकिल से ये इन्होंने घूमी थी। बहुत ट्रैवलर है जो मतलब घूमते रहते हैं, एडवेंचर करते हैं, नई नई गाड़ियां ले लेते हैं, तो बहुत दूर तक ट्रैवलिंग करके आते हैं वो सब। ये देखते हैं अब कैसे की तैयारी। अब यहाँ वो ट्रैवल करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो क्या क्या उन्होंने लिया अपने साथ, कैसे तैयारी की। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लादकर। मैंने बहुत सोच समझकर जरूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे छोटे शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचे? मुंबई से ये गुजरात। अगर ये मैप हमारा ऐसे है, ठीक है ना, तो ये मुंबई से यहाँ से निकले, तो यहाँ से होते 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 पहले पहुंचे गुजरात, गुजरात से राजस्थान, यहाँ राजस्थान है, और राजस्थान से फिर पहुंचे दिल्ली। क्योंकि इन्हें कहाँ जाना था, पहाड़ी पे, तो ये यहीं से इनका रास्ता ये सही पड़ता। तो गुजरात होते हुए ये सीधा गुजरात है, गुजरात से फिर दिल्ली, राजस्थान होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से फिर आगे ये बढ़ेंगे। जैसा कि तुम मौके पे दिल्ली में हो, अगर तुम्हें जाना हो तो साइकिल लेके तुम जा सकते हो ना। नहीं, मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। 1400 किलोमीटर का सफर 3 दिन में तय कर लिया उन्होंने। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। भाई दिल्ली में भी मुंबई से कम भीड़ भाड़ होती है, लेकिन वैसे ही है। अब यहाँ पे भी भीड़ भाड़ इतनी होती है, लेकिन उसे लगा कुछ अलग शहर सा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। अब वो कह रहा है कि एक ही, जैसे जहाँ मुंबई में रहता है, अब यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाओ तो तुम्हें भीड़ ज्यादा दिखेगी। मुंबई से दिल्ली चले आओ तो वो भी कहेंगे अरे भाई क्या वही हाल है जैसा वहां पे हमारा है। तो ये चाहते थे खुली आजादी वाला, मतलब शांत वाला, शांति से जहाँ रह सके ऐसा। एक जैसे घर सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए हैं। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। कह रहे यहाँ तो सब एक ही जैसे थे, कुछ नया देखना चाहता था, क्योंकि शहर में ज्यादातर एक ही जैसी सारी चीजें मिल जाती हैं। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे
जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताजी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए मैं लद्दाख में लेह तक जाना था। अब जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख तक जाना था, ठीक है ना। इस टाइम में क्या हो गया, वो स्टेट है जम्मू नहीं है ना, यूनियन टेरिटोरीज में आ गया है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो लेह लद्दाख है यूनियन टेरिटोरीज, ठीक, जिसको क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैंडल हो, जैसे दिल्ली हो गया, लेह लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब वहाँ राज्य नहीं है, राज्य सरकार की नहीं चलती, वहाँ केंद्र सरकार की चलती है। जैसे भाजपा भी केंद्र में है तो उसकी वहाँ पे चलती है, ठीक है ना। ज्यादातर वहाँ के मुख्यमंत्री भी होंगे ना, तब भी वो ज्यादा नहीं करेंगे, जैसे पुलिस उनके अंडर में होगी और सारे काम उनके अंडर में होते हैं। आगे देखो क्या कहता, पता करो नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आते हैं। अब एक क्वेश्चन, गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम बताओ। पता करो क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया। अब कह रहा है कि वो कौन कौन राज्यों से गए। तो पहला तो उन्होंने गुजरात, ठीक, पहला उन्होंने गुजरात क्रॉस किया था, उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर, उसके बाद कहाँ पहुंचे वो, राजस्थान की राजधानी जयपुर। उसके बाद कहाँ पहुंचे वो, दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटोरी, ठीक है। अब लेकिन इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा कि जो मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आए। तो अब देखते हैं हम इसको कि जो मैप पे आ गए हम, मैप में पता लगेगा कि वो कौन कौन से राज्यों से होके गुजरते हैं। कहाँ तक जाने के लिए, कश्मीर तक जाते हैं ना, वो किन किन राज्यों से होके गुजरते हैं। तो ये हमारा मुंबई है, मुंबई देखो, ये रहा मुंबई। अब मुंबई से वो चलेंगे तो मुंबई से जाते वक्त नासिक पड़ेगा, नासिक से फिर आगे यहाँ निकले, यहाँ से होते होते गुजरात पड़ा, गुजरात से पहुंचे, अगर इनका रास्ता इधर से पकड़ते जाए, रास्ता अगर जो भी होगा रूट मैप, ठीक है, तो ये जाएंगे राजस्थान। राजस्थान से जाने के बाद उन्होंने कहा था दिल्ली, दिल्ली मतलब हरियाणा होते हुए, फिर ये हरियाणा पड़ेगा दिल्ली, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे दिल्ली पड़ेगा। 5वें पे अगर हिमाचल प्रदेश, इधर से जाएंगे तो हिमाचल, ये चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बाद ये पहुंचे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये अलग हो गया, जम्मू इधर हो गया, कश्मीर इधर, और ये पहुंचे लेह लद्दाख, ये रहा लद्दाख, ठीक। तो कितने पड़ गए, लेह भी अलग हो गया। अब 1 2 3 4, दिल्ली 5, राजस्थान 6, गुजरात 7 और उसके बाद महाराष्ट्र है। तो 7 राज्यों से होके वो गुजरते हैं, ठीक है ना। चलते हैं चैप्टर पे। अच्छा, अब इनकी राजधानियां भी तो देख लो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, ये रही शिमला। चंडीगढ़ की रायपुर, चंडीगढ़, ये हिमाचल प्रदेश की शिमला हो गई। उसके बाद चंडीगढ़ की क्या पड़ेगी, चंडीगढ़ ही है, यूनियन टेरिटोरीज है इसलिए, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। फिर दिल्ली है। आगे चलते हैं फिर राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये बीच में जयपुर है ये।
फिर आगे चलते इससे, तो ये आएगा गुजरात, गुजरात की गांधीनगर। ठीक है, महाराष्ट्र की मुंबई है ही। अब आगे पूछा इन्होंने, मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों के पढ़ते थे, दिल्ली तक हमने बता दिया, गुजरात, राजस्थान, ठीक, तो ये पढ़े थे, और उनकी राजधानियां भी बता दी हमने। मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी, तो वो पहाड़ी इलाका है। यह वह शहर कौन से राज्यों में है, कौन से राज्य में है, तो मनाली कौन से राज्य में पड़ेगा, हिमाचल में। अब ये कहते हैं मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंड हवा और चिड़ियों के चहक से ही रोज आंख खुलती थी। अब देखेंगे तो जब ये रात का समय हो गया, चलते चलते थक गए, तो इन्होंने अपना टेंट खोला और ये उसमें सो गए, और जो इनकी लोनर थी ये बाहर पहरा दे रही है खड़ी होके। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि क्या तुम कभी टेंट में रहे हो, कहाँ, कैसा अनुभव था। मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीजें ले जा सकते हो। उन 10 चीजों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। ठीक है, कि मतलब वहां कौन सी 10 चीजें ले जाना चाहोगे जरूरी की, वो उसका लिस्ट बनाओ। तुमने किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ और चित्र बनाओ। कैसे कैसे घर अभी तक तुम देखे हो, कच्चा पक्का, लकड़ी का या फिर घास फूस का, जो भी उसके बारे में बताओ। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच गए। लेह क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। अजब अनूठा था वह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ के ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घर को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले यानी स्वागत चिल्लाते हुए मेरे पीछे लगने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। अब वो गए घूमने, तो वहाँ पे नया मतलब देख के, लोग गाड़ी देख के, फिर उसके बाद सब अपने अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग इससे बुला रहे थे। अब गाड़ी ये आगे बढ़ाते हैं किसके घर, तासी के घर पर। तासी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। एक लड़का है तासी, जो भी मतलब उसके घर ये जाते हैं। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। पहाड़ी घर, पहाड़ों में जो घर बनते हैं ना, वो पत्थर बड़े बड़े रख के ऐसे जोड़ जोड़ के उसके ऊपर बना लेते हैं। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। अब यहाँ ये पत्थर जोड़ जाड़ के इन्होंने बनाया, इस पे लिपाई पुताई कर रखी थी, ऊपर से पत्थर जोड़ जोड़ के बनाया। तो एक फर्स्ट फ्लोर था इनका, ठीक। उसके बाद ये सेकंड फ्लोर पे, नीचे कोई नहीं, वो बकरी वकरी रखते थे और ऊपर वाले पे खुद लोग रहा करते थे। तो ये तासी ने बताया। नीचे की मंजिल में पर जानवरों के रहने की जगह थी, जैसा कि इसमें देख सकते हो, पत्थरों का जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है ये सब घर, जगह थी। और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। जैसे गांव वगैरह में देखा होगा ना, जो खपड़ेला वगैरह छाए रहते तो उसमें लगाते हैं ना, लकड़ी वगैरह लगाते हैं,
तो वैसे, लेकिन यहाँ पे मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने बल्ली टाइप के जो होते हैं वो डाल देते हैं। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले आया। आस पास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थीं। कहीं लाल मिर्ची सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। उपले मतलब गोबर के जो बनाए जाते हैं, कंडे वगैरह। तासी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होते हैं। ठंड के दिनों में मतलब जो ठंडी जब पड़ने लगती है ना, सुखा के रख लेते हैं और उसके बाद वो उसको यूज़ करते हैं। जैसे गोभी वगैरह सुखा के रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा गोभी होती है, फिर उसके बाद ठंडियों के टाइम में उसको यूज़ किया जाता है। जब फल सब्जी नहीं मिल पाती, सोचो यह किन महीनों में होता होगा? यही नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक, इन 4 महीनों में ऐसा ज़्यादा होता है क्योंकि ठंड पड़ती है। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्शें और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे गांव में भी पहले मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनती थी, तो ठंड से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए ऐसे पहाड़ों में भी अब बनती है, वो बनाते हैं। अब ये पूछते हैं, तासी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते थे, वे ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ठंडी से बचना होता था। उसमें खिड़की उड़की नहीं होती थी नीचे वाली मंजिल में, और जानवर भी वहीं रहते थे तो उनसे भी गर्माहट बनी रहती थी। और गर्मियों के दिनों में वो ऊपर रहा करते थे जहाँ पे हवा लगती रहे। तुम्हारे घर की छत कैसी है? हमारे छत की तो प्लेन ही होती है। तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? हमारे यहाँ फ्लोर के ऊपर फ्लोर बन जाता है, धूप सेकने के भी काम आती है, कपड़े सुखाने के भी काम आती है, छत पे गेहूं भी सुखा लेते हैं। बहुत से सामान है जो हम करते हैं, ठीक है ना। हाँ, पापड़ वापड़ कुछ भी सुखा लेते हैं, ऐसे उधर भी वो करते हैं, लेकिन गर्मियों में वो ज़्यादा करते हैं। अब आता है दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। दुनिया की चोटी मतलब पहाड़ों पे। ठीक। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। जो लोनर उनकी बाइक है उसका चलना, अब उबड़ खाबड़ रास्ते थे, पथरीले रास्ते थे, तो वहाँ रोड पे सही से चल सकती है ना, लेकिन पहाड़ी रास्तों में तो चलने में मुश्किल होती है। हाँ, इसीलिए वो बुलेट गाड़ी जो उनकी है, भारी गाड़ी लेके वहाँ पे जाते हैं पहाड़ों में, ताकि वो स्लिप ना करे जल्दी। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। चांगथांग ये इलाका था, इसकी तरफ वो बढ़े। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे? 5000 मीटर की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है ऊंचाई पर। हाँ, मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। जब ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा तो सर में दर्द होने लगेगा और कमजोरी महसूस होने लगी उन्हें। फिर धीरे धीरे ऐसी हवाओं में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। अब कुछ दिन रहते रहते उन्हें आदत लग गई। मैं कई दिनों तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था, ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब और दूर दूर तक खाली बस बादल ही, आसमान ही दिखता था। और कोई लोग नहीं मिलते थे, घर भी बहुत कम होते थे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे घर और नहीं मिलते हैं। अब कई रातों और कई दिन बीत गए। रातें और दिन बीत गए। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें
चरती भेड़ बकरियां। कह रहे बहुत इलाका खाली था, उसके बाद फिर और ऊपर आगे बढ़ता गया तो उसे भेड़ बकरियां दिखी और घास के मैदान दिखे। थोड़ी ही दूर पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। कह रहा है कि मैंने देखा वहां पे इतने सुनसान इलाके में कुछ टेंट लगे पड़े थे और भेड़ बकरियां थी। तो अब वो चकित हो गया, ठीक है ना, कि मतलब ऐसे इलाके में कैसे लोग आए, यहाँ पे कहाँ से आ गए। कहता है पता करो। फिर क्वेश्चन, तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है। ऊंचाई का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कितने जमीन से कितने ऊपर आ रहे हो, नहीं। अब ये समुद्र है ना, समुद्र लेवल, ये अगर ये समुद्र है तो इससे तुम कितनी ऊंचाई पर रहते हो ये पूछता है वो, कितने मीटर। तो ये हम उसको मैप में देख के पता कर लेंगे, ठीक है ना। गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर बताया जैसा कि ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है ना, ग्रेविटी कम होने लगती है और फिर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो। कहाँ गए हो कभी पहाड़ी इलाके में? नहीं। वह इतनी ऊंचाई पर वह कितनी ऊंचाई पर थे? तो 5000 मीटर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर थे। क्या वहां सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? नहीं, हम गए नहीं तो हमें क्या पता, जो गए होंगे उनको पता है। तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? तो अभी जहाँ दिल्ली में रह रहे हो तो वहां तुम समुद्र लेवल से इसकी ऊंचाई देख के बता दो कि हम यहाँ रहते। इससे ज्यादा ऊंचाई पे कहाँ तक गए हो? तो पेड़ पे चढ़ के नहीं देखना है, पहाड़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। चांगप्पा, वहां मैं मिला नामग्याल से। नामग्याल थे एक लोग, वहां उनसे मिले। उन्हीं से मुझे चांगप्पा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग। चांगप्पा घुमंतु लोग हैं। ये घुमंतु प्रजाति होती है। घुमंतु प्रजाति वो होती है जैसे आज यहाँ पे है, फिर कहीं दूसरी जगह रहते हैं, फिर यहाँ पे जब घास वास खत्म हो जाती है तो वहां से दूसरे इलाके में टेंट या भेड़ बकरियां लेके ऐसे ये घूमते रहते हैं। जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियों से ऊन लेके उसी का कोट वोट कंबल वम्बल, अगर भेड़ बकरी जो लेके घूमते हैं अगर उनको देखा होगा तो मोटे मोटे कंबल लेके साथ में रखते हैं। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगप्पा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जो चांगप्पा प्रजाति है ना, चांगप्पा के जो लोग हैं वो एक अच्छी किस्म की जो भेड़ बकरियां पालते हैं जिनके बालों से क्या की जाती है, पश्मीना ऊन बनता है, ठीक है, जो बहुत महंगा उसका कपड़ा जाता है। उसकी शॉल स्वेटर जो भी बनते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। कह रहे ज्यादा ऊंचाई पे गए तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है बड़े बड़े बाल वाले जानवर ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनके भी बाल बहुत सॉफ्ट होंगे। हाँ, भेड़ बकरियां जो है ठंडी में ज्यादा होगी, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे इनके बाल उतने सॉफ्ट होंगे और घने। इसीलिए चांगप्पा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। जो ये लोग हैं ज्यादा इसी वजह से क्या करते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। बैल जो बड़े बड़े बालों वाला होता है, पहाड़ी बैल, याक। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा, जो इनका डेरा होता है, समेट कर निकल पड़ते हैं। अगर वहां से आगे चलना होता तो 2 से 3 घंटे इनका लगता है। 2.5 घंटे में बता रहे हैं कि सारा समेट के ये आगे बढ़ लेते हैं, लाद लेते हैं अपने बैल वैल पे और फिर आगे निकल लेते हैं।
जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर रेडीमेड। जहाँ चाहा वहाँ उठाया, बिछा दिया, फिर तंबू लगाया और घर रेडी। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र में जो टेंट उनका घर होता है उनको क्या कहते हैं? वो रेबो। याद रखना इसको। याक के बालों से बुनाई करके चंगप्पा पट्टियां बनाते हैं। ये जो है चंगप्पा लोग हैं, ये बैल के याक के बालों से क्या करते हैं? पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। कह रहे जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं और ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा है कि पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। अब देखो, दुनिया में मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इसमें पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मतलब टेम्परेचर जो होता है 0 से भी माइनस में चला जाता है ठंडियों में। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरियों के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई होगी। मतलब जो तुम्हारे सिर के एक बाल होंगे ना, उतने में उस बकरी के 6 बाल आएंगे। इतने बारीक होते, बहुत पतले होते धागे, बहुत रेशे जो पतले होते हैं। हाँ, तो इसी होंगे। इसीलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल बनती है। कितने घंटे में? 250 घंटे। 250 घंटे अगर वो बुनाई करे तो एक साल बनेगी। 250 घंटे अगर बुनाई करेगा तो कितने दिन में एक साल बनेगी? तो इन्हें लगभग कितना? 10 दिन, 10 से 11 दिन इन्हें, 11 दिन के आसपास इन्हें लग जाएगा। ठीक है ना? ठीक, 11 दिन में लगभग ये पूरी साल बन जाती है। एक साल बनाने में इन्हें 11 दिन लगते हैं, इसीलिए ये साल क्या होती है? बहुत महंगी आती है। तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। अब सिंपल शाल होती है, अगर डिजाइन वाली शाल बनाओगे तो और ज्यादा उसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। जो इनका टेंट है उसको रेबो कहते थे। इतना बड़ा होता था कि एक कमरे जैसा उसे लग रहा था। 2 लकड़ियों के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सकता था। अब वो टेंट के अंदर ही क्या करते थे? खाना वाना भी बनाते थे। धुआं वहां से बाहर निकल जाया करता था। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। जो रेबो का डिजाइन कितना पुराना है? 1000 साल से भी पुराना। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में लोग ऐसे ही रहते थे, यही टेंट लगा के। और रेबो इनका क्या है? टेंट का नाम है, और 1000 साल पुराना डिजाइन ये चल रहा है। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते थे। जो लोग थे, चांगप्पा लोग थे, ये ठंड से बचे रहते थे। ठंड भी कैसी! सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। जहाँ बर्फ जम जाती है उससे भी नीचे चला जाता है।
और हवा भी बहुत तेज चलती है, और हवा भी बहुत तेज चलती है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो, अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे और वह इस गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाओगे? मतलब कुछ दूरी पे पहुंच जाओगे। कुछ क्या है, अगर 70 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, तुम लगभग यहाँ से बहुत दूर तक जा सकते हो। इतनी रफ्तार की हवाएं चलती है ठंड में वहाँ पे पहाड़ों में। रैबो के पास ही भेड़ बकरियों को रहने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगप्पा लेखा कहते थे। जो चांगप्पा लोग थे, चांगप्पा, जहाँ भेड़ बकरियों के रहने की जगह थी, उसे लेखा कहते थे। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर, इसे चांगप्पा लोग लेखा कहते थे। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते थे। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड का लेखा से बाहर निकालकर गिन कर चराने ले जाते हैं, और ये काम औरतें और जवान लड़कियों का रोज का काम है। क्या जो वहाँ की जो औरतें और लड़कियां होती है ना, वो इनको क्या करती हैं, रोज गिनती करके चराने ले जाया करती हैं। चांगप्पा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? अब तो क्या है, यहाँ लोग कुत्ते उत्ते पाल लेते हैं, कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे भेड़ बकरियां ही पालते हैं। जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी जिंदगी में कैसे जुड़े हैं। मतलब किसी जानवर जैसे तुम्हारी जिंदगी में जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में लिखो। क्या भेड़ बकरियों को अपने परिवार के क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की जरूरत नहीं होती? चर्चा करो। वो गर्मी के टाइम में क्या होता है कि ज्यादा गर्मी लगने लगेगी उन्हें, पहाड़ों पर गर्मी ज्यादा होने लग जाती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो गर्मियों में कटवा देते हैं। तो उसी का क्या बनता है, ऊन बन जाता है, वो काम में आ जाता है उनका। ठीक है ना, ऊन बनता है, तब उसके बाद स्वेटर बनते हैं। तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री से काफी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन से शहर है जिनकी तापमान 0 से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली है कि ठंड में ही मिलेगी। ज्यादातर ठंड के ही टाइम में क्या होता है, तापमान गिरने लग जाता है, माइनस में चला जाता है, माइनस में। ठीक है, 0 से भी नीचे भागने लग जाता है, तो माइनस में तापमान गिनती की जाती है। श्रीनगर की ओर। अब ये कहां बढ़ने लगे, श्रीनगर की ओर। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापस की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। अब ये क्या कह रहे हैं, वहां से जहां ये गए थे लेह लद्दाख में, वहां से ये वापस आने लगे। किधर? लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। कारगिल जहां लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, वहां से होते हुए ये कारगिल के इलाकों से होते हुए ये कहां पहुंचे, श्रीनगर। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। अलग अलग इमारतें, घर देखे उन्होंने। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहां के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घर थे। तो अब इन्हें यहाँ पे पहाड़ों पे, कहीं पानियों पे देखा होगा, श्रीनगर वगैरह में नाव जो चलती है, नाव वाला हाउस बोट कहा जाता है, उससे पानियों के ऊपर घर बने होते हैं। तब इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। में लोग रहते हैं। तब तरह तरह के घरों में लोग रहते हैं। उन घरों में मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम भी देखो। ये तरह तरह के घर हैं, जैसे ये बोट वाले घर हैं इनके, और आगे दिखाएगा। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में
मुझे इतनी तरह के घरों और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। अब एक ही राज्य में कह रहे हैं कि मतलब अलग जगह पहाड़ी पे अलग और जगह अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। कह रहे इतने तरह के लोग रहने को मिलेंगे तो सोचा नहीं था। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। श्रीनगर में पानी के हिसाब से वहाँ के मौसम के अनुकूल घर बने हुए थे। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। अब जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मजबूत और टिकाऊ है, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैंने अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लिया था, और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से उब जाएगी तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर। वो कह रहा है कि मतलब कि यहाँ से जब उब जाएंगे तो फिर हम दूसरे एरिया में दूसरे ट्रिप पे निकल लेंगे। इसका आने का मन नहीं था। अच्छी अच्छी जगह घूम लिया, पहाड़ों में घूम लिया, तो फिर मुंबई के भीड़ भाड़ और शोरगुल इलाके में वो वापस नहीं आना चाहता था। देखो और बताओ, जम्मू में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। जो उसने फ़ोटो खींची थी वो सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं, कैसे कैसे घर हैं। तो यहाँ घरों के बारे में देख लो। देखो, ये पानी के ऊपर तैरते घर हैं, ये ऊपर से हैं। ये श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनके चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ये एकदम मतलब डोंगे जैसा पानी पे जैसे कर दिया तैर रहा है, ठीक उसी तरह से इस पे बना रखा है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद जो जिगसॉ पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये जो डिजाइनदार इसमें बनाए गए हैं लकड़ियों के खिड़कियाँ की चौखट वगैरह, इनको मेहराब कहते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण सोचो कि क्यों अलग अलग तरह के घर बने हुए हैं। तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है? जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो ढलवा छत या बड़ा बरामदा जहाँ गर्मियों में सोते हों और धूप में कुछ सुखाते हों। अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। करेंगे अपने घर के बारे में चित्र बनाकर बताओ कि कैसे कैसे घर बना है, किन किन चीज़ों से, या और सोचो और लिखो। इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी या मिट्टी के घर हैं। इनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं।
अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की ज़िंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फ़र्क है। इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय स्टूडेंट।